ऐसे में सबसे बड़ी हैरानी जो सबको हुई, वोट को इज्जत दो का नारा लगाने वाले नवाज शरीफ साहब रूनुमा हुए। इससे पहले वो कोई इतनी पार्लियामेंट सेशन को अहमियत नहीं देते, गालिबन रिपोर्टेडली चौथी बार वो असेंबली सेशन अटेंड कर रहे थे और इस तरमीम के मौके पर उनका वोट क्या इतना ही ज़रूरी था? वो आए या लाए गए? नवाज शरीफ साहब को कोई नहीं ला सकता, वो आए। पहली बात तो ये आप समझ लें इस बात को। अच्छा। दूसरी बात, एक और गलत फहमी है, उसको भी दूर कर दें कि मियाँ साहब दिली ख्वाहिश उनकी जो भी हो कि जो हुआ ठीक हुआ, नहीं हुआ, कैसे हुआ, कौन, ये सारी बातें दिल की बातें उनकी। अच्छा। दिल तो ये था कि मैं खुद प्राइम मिनिस्टर बनूं, वो तो हुआ नहीं। उसके बाद फिर बहुत से कॉम्प्रोमाइज़ करने पड़े। जब आप एक बड़ा कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है तो उसके बाद फिर छोटे कॉम्प्रोमाइज़ के बाद के रास्ते खुल जाते हैं ना। आदत हो जाती है। वो नहीं, आदत की बात नहीं है, रास्ता कोई नहीं होता। अगर आप वो नहीं करेंगे तो बड़ा कॉम्प्रोमाइज़ भी आपके गले पड़ जाएगा। तो वंस यू डिसाइड कि हमने रहना है इस कोर्स पे, तो फिर उसके बाद ये सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं। तो इसलिए ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो है, ये जैसे इनका फैसला हुआ कि हाँ ये अब करना पड़ेगा हमें, और कोई चारा नहीं है। मियाँ साहब ज़हन में बड़े क्लियर हैं, दिल में जो भी वो सोचते हों कि क्या कहाँ गया चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी, कहाँ गई कॉन्स्टिट्यूशन, कहाँ गई वो मेरी ख्वाहिशें कि सिविलियन सुप्रीमेसी हो। मैं तो 3 दफ़ा गया बिकॉज मैं वो चाहता था। अब सिचुएशन बहुत आगे बढ़ चुकी है। अब जैसे कहते हैं पंजाबी कहते हैं कौड़ा घुट करना पड़ेगा। अब कौड़ा घुट का मतलब है कि भरा रहे प्राइम मिनिस्टर, धी बने चीफ मिनिस्टर और आगे जाके प्राइम मिनिस्टर बने। कोई चारा नहीं है और देयर इज नो वे आउट। ठीक है, चले वो नवाज शरीफ साहब एक शेर अक्सर गुनगुनाते हैं, ये सादिक आ रहा है सिचुएशन पे, लेकिन ऐसे में आपने कहा कंप्रोमाइज़ करने पड़ते हैं। क्या पीपल्स पार्टी कंप्रोमाइज़ करना नहीं सीख रही? कि बिलावल भुट्टो कह रहे हैं कि 18वीं तरमीम में इतनी ताकत है कि किसी का बाप भी चाहे तो इसे ख़त्म नहीं कर सकता। देखिए, पीपल्स पार्टी भी तो हार्ड बॉल खेल रही है ना। क्या हार्ड बॉल का मतलब यह है कि वो बास्केटबॉल नहीं खेल रही। हाँ, वो इसलिए कि उसे पता है कि उसके बगैर ये सारा कुछ हो नहीं सकता। तो वो भी फिर अपनी डिमांड पूरी तो करवाएंगे ना। अब फॉर एग्जांपल ये जो डिमांड थी, 2 बातें थी ना। एक तो हम ये NFC को हाथ नहीं लगाने देंगे, बाकी मैं समझना अख मारती है कि जो तुसी चाहते हो करा लो वो और तरीके ना, ठीक, वो हम करें, मगर ये हमारे लिए सियासी तौर पे नॉट रेड लाइन है, रेड लाइन है। और वो समझते हैं, दूसरी साइड भी समझती है कि इसके लिए सिंधी नेशनलिस्ट के लिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। और पीपल्स पार्टी जो है इस वक्त अगर ये जिन्होंने कहते हैं ना गड़बड़ करती है तो सारे लगे जाओगे ना, फिर मसला बन जाएगा ना, ठीक है ना। तो दे डोंट वांट दैट। तो दूसरी बात ये थी कि पीपल्स पार्टी जो है वो कह रही है, उन्होंने सोचा कि फिर अगर यही है तो फिर हम भी कुछ निकालें। और वो आसिफ ज़रदारी साहब ने अब बुला के सबको ये कहा अपनी पार्टी में कि आप ये करने तो जा रहे हैं, बिल्कुल करें, NFC के ऊपर नहीं आपने हिलना, वो और रास्ते निकाल लेंगे हम। अच्छा। उनको जो पैसे वैसे चाहिए वो हम कर लेंगे, उनको एश्योरेंस दे दे। हम इसको छेड़ना नहीं चाहते, यही तो मेरी लेगेसी है, यही तो मेरा हिस्ट्री में रोल है मेरा 18th अमेंडमेंट, प्रोविंसेस के लिए, फेडरेशन के लिए। इसको तो हाथ ना लगाने दें। बाद में जो रास्ते निकालने वो निकाल देंगे पैसों के। उनके साथ यही हुआ ना कि जब वो प्रेसिडेंट थे तो इम्यूनिटी थी, जैसे ही वो हटे तो फिर शुरू हो गए केसेस, फिर केसेस शुरू हो गए। और जब वो प्रेसिडेंट थे और उस वक्त अदालत जो थी उनकी इम्यूनिटी ख़त्म करना चाहती थी और प्राइम मिनिस्टर रास्ते में गिलानी साहब खड़े हो गए थे, तो इफ्तिखार चौधरी ने गिलानी साहब को बाहर निकाल दिया, अनहर्ड ऑफ। वो इसलिए बिकॉज उन्होंने कहा मैं नहीं लिखूंगा खत स्विस अथॉरिटीज को, प्रेसिडेंट के सजा सुना दी थी एक वज़ीर आज़म को, वहीं फ़र्क कर दिया। तो अब सब ने सबक सीख लिए ना कि क्या क्या हुआ उनके साथ। तो उसको उन्होंने रोकने के लिए प्रेसिडेंट साहब ने कहा मेनू भी क्लियर करो फॉर लाइफ, मेरे खिलाफ भी कोई केस नहीं होगा। तो कॉम्प्रोमाइज़ क्या हुई? अच्छा जी ठीक है, फिर क्योंकि अगर जनरल साहब को देनी है तो आपको भी दे देते हैं, मगर आप में और उनमें थोड़ा सा तो फ़र्क है ना। आप ये है कि आप अगर कोई और ओहदा लेंगे आफ्टर यू रिटायर एज प्रेसिडेंट, राइट, तो फिर ये ख़त्म हो जाएगी, फिर ये आपको इम्यूनिटी नहीं रहेगी। अगर तो आप रहते हैं एज प्रेसिडेंट आसिफ जरदारी और आप कोई और ओहदा नहीं लेते, ठीक, आप सेनेट चेयरमैन नहीं बनते, आप स्पीकर नेशनल असेंबली नहीं बनते, आप कुछ और MLA नहीं बनते, आप देन यू आर रिटायर्ड। एज लॉन्ग एज यू आर रिटायर्ड एंड नॉट गेटिंग अ सैलरी फ्रॉम द गवर्नमेंट इन एनी वे, तो ये आपकी इम्यूनिटी रहेगी। तो उनको भी थोड़ा सा उसमें उन्होंने क्वालिफाई कर दिया कि एक सूरत में आपकी इम्यूनिटी नहीं होगी, वो ये होगी कि अगर कोई और आप ओहदा लेते हैं आफ्टर प्रेसिडेंट तो फिर ये इम्यूनिटी नहीं रहेगी। तो लेकिन इस पे तनकीद क्यों हो रही है? उलमा किराम क्यों ताहयात इस्तिस्ना की बात करते हुए कहते हैं कि आइन और शरीयत, ये शरीयत के खिलाफ है? अब आप मुझे ऐसे एरिया में ले जा रही हैं जहाँ मैं जो कहूँगा वो आपको पसंद नहीं आएगा। अच्छा। या कुछ लोगों को नहीं आएगा, मैं बता देता हूँ। हाँ। देखिए, ये
जब बात होती है ना रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, कि रियासत मदीना क्या थी। रियासत मदीना में हमारे प्रॉफिट सिर्फ लॉ गिवर नहीं थे, ही वॉज ऑल्सो द जज। एक होता है टू मेक द लॉ, एक होता है टू अजज द लॉ। ही वॉज बोथ लॉ गिवर एंड द जज। ठीक है, दैट वॉज द रियासत मदीना। ठीक, वो हो नहीं सकता अब, दैट इज़ नॉट पॉसिबल। तो इसलिए ये जो जिस किस्म की जो डेवलपमेंट्स यहाँ हो रही हैं, दे ऐसे लगता है कि हेड ऑफ स्टेट या आर एक्वायरिंग दोज पावर्स विदाउट हैविंग द स्पिरिचुअल authority behind them. All right, I got it. ठीक, that is why the ulama are objecting. इस मनसब और ये जो इस्तिस्ना मिल रहा है, इसकी रूह के मुनाफी वो अपने लिए मांग रहे हैं। और मामला जो बहुत हाथ से निकल चुका और नाजुक हो चुका है, इस्लामाबाद में हुआ एक अटैक जिसमें शहादतें हुई, और दूसरी तरफ वाना में भी हमने एक हमला देखा जिसके बारे में मोहसिन नकवी साहब ने हमें बताया कि उसके ताने बाने कहाँ से मिलते हैं, और जाहिर है वो अफगानिस्तान के अलावा या TTP के अलावा कोई और हो नहीं सकता, और उसके पीछे जो भारत का हाथ है वो तो मौजूद है। वज़ीर दाखिला ने सेनेट में इस पर इज़हार ख्याल करते हुए बताया कि इस सिलसिले में फील्ड मार्शल क्या किरदार अदा कर रहे हैं, जो श्रीलंकन टीम ने अचानक फैसला किया था। लेकिन सेठी साहब, अब ख्वाजा आसिफ ने ये कहा है कि हम हालत जंग में हैं अफगानिस्तान के साथ, और इस्लामाबाद और वाना हमलों का ऐसा जवाब देंगे कि दुनिया देखेगी। अभी तक जवाब दिया नहीं गया उस तरह से जैसे माजी में पाकिस्तान एग्रेसिव रहा। क्या जवाब दिया जाएगा और कब तक? देखिए, जवाब तो वही देंगे जो पहले भी दिया इन्होंने। सेलेक्टेड अटैक्स होंगी, वो भी अपनी अटैक्स कंटिन्यू करेंगे TTP वाले, और आप भी सेलेक्ट टारगेट्स आप करेंगे, आप सेलेक्ट बमबारी करेंगे, और ये होगा। मैंने ये कहा था कि एक चीज़ शायद ना हो कि पिछली दफ़ा अफगानिस्तान की हुकूमत ने टैंक्स भेज दिए थे लड़ाई करने के लिए आपके साथ, वो अब नहीं करेंगे। आपकी दोनों मुल्कों की फौजें नहीं क्लैश करेंगी। अच्छा, उधर की तरफ से TTP लगी रहेगी, आपकी तरफ से आपकी इंटेलिजेंस एजेंसियाँ इनसाइड पाकिस्तान एंड अक्रॉस द बॉर्डर सेलेक्ट ऑपरेशंस करेंगे। राइट, वो कंडेम करेंगे, आप कंडेम करेंगे TTP को, वो आपको कंडेम करेंगे, एंड दिस विल गो ऑन अंटिल द नेक्स्ट राउंड। अब नेक्स्ट राउंड मुझे नज़र नहीं आ रहा ऑफ पीस टॉक्स। लेकिन उसमें तो इस्तांबुल का एक वक्त यानी कि तुर्की का एक वक्त पाकिस्तान आना चाहता है। अब वो क्या पाकिस्तान, देखिए उनके बड़े सीनियर लोग भेज रहे हैं, वो अपने आर्मी चीफ और बड़े सीरियस किस्म के लोग वो भेज रहे हैं, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, फॉरेन मिनिस्टर वगैरह। उनकी ये कोशिश है कि ये ना हो जल्दी से जल्दी, बिकॉज ये सबका नुकसान हो जाएगा। मगर मेरा ख्याल है दे विल नॉट सक्सीड। अफगानिस्तान की तरफ से 2-3 बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट्स आए हैं। एक स्टेटमेंट तो ये आया कि तजारत मुतबादिल रूट्स देखिए मुल्ला गनी हम धमकी दे रहे थे कि हम बंद कर देंगे, और बंद की हुई है, और हमने कुछ बंद की हुई है। 4 इस वक्त क्रॉसिंग्स हैं, पता है आपको ना? एक नॉर्थ वजीरिस्तान में है, एक साउथ वजीरिस्तान में है, एक चमन है, और एक तुर्खम है। ऐसे ही है ना? तो चारों बंद है इस वक्त जी। अब और सारी इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो है, अफगानिस्तान की एक्सपोर्ट भी कराची से होती है, अफगानिस्तान की इंपोर्ट भी वहाँ से होती है। कोई $2 बिलियन की तजारत है एक दूसरे की, जिसमें अफगानिस्तान से जो माल यहाँ आता है वो 1/4 हिस्सा है वो जो यहाँ से हम एक्सपोर्ट करते हैं, ये यहाँ से जो जाता है वहाँ। तो इसलिए हमारी एक्सपोर्ट्स ज़ाहिर है टू अफगानिस्तान गिर जाएंगी, उनकी इंपोर्ट्स गिर जाएंगी। वो ये धमकी दे रहे हैं कि जी अब हम सेंट्रल एशिया से और इंडिया से माल लेंगे और ईरान से लेंगे, और बहुत हद तक वो कर भी सकते हैं। अच्छा, क्योंकि अगर इंडिया अभी तक तो चाबहार इतना एक्टिव नहीं हुआ, और वो जो रूट है वो अभी तक बना नहीं है पूरा, बट इवेंचुअली बन भी सकता है। बट फॉर द टाइम बीइंग अफगानिस्तान जो है वो अपना शिफ्ट करेगा फोकस टू ईरान एंड सेंट्रल एशिया, जहाँ उनके तल्लुकात अच्छे हैं, बुरे नहीं हैं। तो वो जो चीज़ें पाकिस्तान से इंपोर्ट करता है वो ईरान से इंपोर्ट कर लेंगे, और जो चीज़ें वो एक्सपोर्ट करता है पाकिस्तान को वो सेंट्रल एशिया में भेज देंगे। अच्छा। मतलब ज़्यादातर वेजिटेबल्स, फ्रूट्स एंड हैंडीक्राफ्ट्स, इस किस्म की चीज़ें, और कोल, और जो इंपोर्ट करता है वो फूड स्टफ्स है, वीट, कॉटन, राइस, ये चीज़ें, पोटैटोज़, इस किस्म की चीज़ें वो इंपोर्ट करते हैं। तो मेरा ख्याल है कि ये अब, और उनका ये कहना है कि अब हमने
अपने लोगों को समझा रहे हैं कि आप तैयार हो जाएं, ये मुश्किल होगी। अच्छा, उसका असर उनके ऊपर जो पड़ेगा वहाँ तो शॉर्टेजेस हो जाएंगे, ठीक है, कोई इसमें शक ही नहीं है। मगर उनकी गवर्नमेंट डजंट केयर, वो तो अवामी हुकूमत है ही नहीं, वो तो कहीं और नुमाइंदा हुकूमत नहीं है। हाँ, वो तो बाय फोर्स एक 20,000 50,000 लोग आके ले गए सिविल वॉर में, तो वो तो इनकलाबी हुकूमत है। अच्छा, मगर जो अवाम है वहाँ तो वो पहले ही सफ़र कर रही है, यहाँ से लोग वैसे ही आपने उनको वापस कर दिया है। ओवर 1 मिलियन पीपल सो फार, इवेंचुअली 2 मिलियन पीपल चले जाएंगे, वहाँ हालात तो और ख़राब होंगे। मगर हमारे यहाँ भी कुछ शॉर्टेजेस हो जाएंगी। जो इस वक्त हम अफ़गानिस्तान से फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आ रहे हैं, वो जब भी ज़रूरत पड़ती है, शॉर्टेज होती है तो हम आ जाते हैं वहाँ से। एक तो ये हमारे तंगी होगी, टमाटर महंगे हो जाएंगे, प्याज महंगे हो जाएंगे। पहले जब भी कोई शॉर्टेज होती थी, या अफगानिस्तान से आ जाते थे, या ईरान से स्मगल होके आ जाते थे, या इंडिया से आ जाते थे, वो अब एक रास्ता बंद हो जाएगा। तो यहाँ आप देखिएगा शॉर्टेजेस होंगी शॉर्ट टर्म में, और महंगाई भी हो जाएगी, और ये जाहिर है महंगाई होगी उसकी वजह से। तो ख्वाजा आसिफ तो कह रहे हैं कि इसमें ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है, दहशतगर्दी में कमी होगी, जाहिर है, जब बॉर्डर। ब्लेसिंग इन डिस्गाइज तो ये ऐसे ही कहते हैं, डिस्गाइज नज़र नहीं आती। अब ये मजबूरी है, अफगानिस्तान की भी मजबूरी है, आपकी भी मजबूरी है, कोई ब्लेसिंग वेसिंग कोई नहीं। वो कह रहे हैं टेररिस्ट कम से कम उस तरह से आ जा नहीं सकेंगे, उनके लिबादे में आते हैं, उनके भेस में आते हैं। नहीं, ऐसी नहीं बात, उनके भेस में नहीं आते, कोई ऐसी बात नहीं है। ये वो तो बैठे हुए हैं ऑलरेडी पाकिस्तान के अंदर। यही बात मुत्तकी नहीं, वो आते हैं, हाँ, बैठे हुए हैं, आज चले जाते हैं। इतना लंबा चौड़ा बॉर्डर है, उसको पुलिस करना इट्स नॉट इजी। तो ये मेरा ख्याल है ये टेम्पररी मेजर्स हैं। अच्छा, आगे गोइंग इन फॉरवर्ड इन द नेक्स्ट 6 मंथ्स कोई ना कोई अग्रीमेंट्स होंगी, कोई ना कोई कुछ ना कुछ बात आगे बढ़ेगी। शॉर्ट टर्म में ये है। ठीक है, तो इन अ वे ये कंटिन्यूटी है, जो डेलीगेशन तुर्की से आ रहा है तो वो मेंट करने की कोशिश करेंगे, उधर भी समझाएंगे, इनको भी समझाएंगे। वो भी बड़ी हार्ड लाइन ले रहे हैं, हम बड़े फ्रस्ट्रेट हो गए हैं कि ये बात नहीं सुनते और उल्टा हमारे गले डाल रहे हैं। इंडिया जो है वो जिसे कहते हैं फिशिंग इन ट्रबल्ड वाटर्स, तो ये अगले 6 माह के लिए, साल के लिए ये रहेगा ऐसे ही, मगर आहिस्ता आहिस्ता दीज थिंग्स विल बी आयर्नड आउट। ताक में है इंडिया। तो मीनवाइल जो श्रीलंकन टीम ने अचानक वापस जाने का फैसला किया, वो बहुत बड़ी खबर थी, लेकिन उसके बाद ज़्यादा बड़ी खबर ये बनी कि उन्होंने यहाँ स्टे करने का फैसला कर लिया। मोहसिन नकवी साहब की मुलाकात, फिर सेनेट में उन्होंने बताया कि ये कैसे मुमकिन हुआ, फील्ड मार्शल ने क्या एफर्ट की। ये कितनी बड़ी आपके ख्याल में? देखिए, श्रीलंका लोग नहीं जानते कि 80 और 90 की दिहाई में श्रीलंका के अंदर सिविल वॉर हो रही थी, इंसर्जेंसीज थी, टेररिज्म थी, और उसके दौरान क्रिकेट होती रही वहाँ, और हमने भी वहाँ जाके क्रिकेट खेली, और बम फट रहे थे और हम कोलंबो में क्रिकेट खेल रहे थे। तो वहाँ मुझे ये पता है कि जब यहाँ से श्रीलंका की क्रिकेट टीम चली गई और उसके बाद 8 साल कोई आने के लिए तैयार नहीं था, तो जब चेयरमैन था, तो मैं जब गया श्रीलंका, तो मैंने वहाँ उनके बोर्ड के साथ एक खाना था जहाँ उन्होंने दावत की हुई थी मेरी। उस खाने के अंदर, उससे पहले कोई बात नहीं हुई थी, उस खाने के अंदर मैंने तकरीर की। मैंने कहा मैं याद दिलाना चाहता हूँ आप सबको कि याद करें वो वक्त जब यहाँ बम फट रहे थे। उस वक्त गवर्नमेंट ने ये फैसला किया और क्रिकेट बोर्ड ने ये फैसला किया कि हम अपनी टीम भेजेंगे, और आपका मौक़िफ़ भी यही था कि हम टेररिज्म को डिफीट करेंगे बाय शोइंग कि कितने मुस्बित, तो हम तगड़े हैं, इकट्ठे हैं, और वी विल नॉट अलाउ क्रिकेट टू बी, क्योंकि ये एक मेटाफर है, ये एक इशारा है कि हम नहीं डरते आपसे, हम ज़िंदगी अपनी बरकरार रखेंगे। तो मैंने कहा यही हमारा हिसाब है, आप याद करें। जब ये मैंने वहाँ बात की तो तालियां वालियां बजी। उसके बाद मुझे चेयरमैन जो है उन्होंने मुझे अलग ले गए, कहने लगे आपने बड़ी बात की, बड़ी इमोशनल बात थी, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, मैं अभी अनाउंस करता हूँ कि हम आपको एक टीम भेजेंगे 1 दिन के लिए, ताकि ये आपका मसला हल हो। तो दैट इज़ हाउ इट केम बैक। वो आए, जहाज़ से उतरे, सीधे स्टेडियम गए, हम ले गए, हमने मैच खिलाया, मैच खिला के बाद सीधे वापस एयरपोर्ट ले गए और वहाँ भेज दिया, सिक्योरिटी की गारंटी। तो वो एक जिसे कहते हैं ना स्टेपिंग स्टोन थी, जिसका हम बड़े मशहूर हैं श्रीलंका। आज भी श्रीलंका यहाँ आए और ये हो रहा है। आई थिंक यही बात उन्हें समझाई गई है, मैंने ट्वीट भी की है, और मेरा ख्याल है हुकूमत की तरफ से भी, PCB की तरफ से भी, मोहसिन नकवी की तरफ से भी उन्हें समझाया गया। और मेरा ख्याल है उनके जो साथ आए हुए हैं, एक उनके जो एम्बेसडर हैं यहाँ वो फ़ौजी हैं, और एक उनके जो
चेयरमैन है वो भी आए हुए हैं उनके लिए बोर्ड के, तो वो उनको बात समझ आ गई है, तो उन्होंने अच्छा फैसला किया है। हालांकि कुछ नए बच्चे हैं उनको तो याद भी नहीं होगा 99 में क्या हुआ और क्या नहीं हुआ। हाँ, तो उन्होंने ये कुछ ऐसे बात की कि हम चले जाते हैं। हाँ, मगर ये है कि उनको भी उकसाने वाले हमें पता कौन है, हम ज़्यादा उधर नहीं जाएंगे, उधर नहीं जाएंगे हम। हाँ। मगर ये है कि फिर बोर्ड ने बहुत तकड़ा फैसला किया है और आई थिंक पीसीबी ने अच्छा हैंडल किया है।